इस तरीके से जो है आपकी एडजस्टमेंट जो है वो एक्रूअल अकाउंटिंग बेसिस पर मैनेज होगी। अब अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह ही हमने ऑलरेडी कहा कि टाइप 1 में जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेंटर होता है। तो अब हम अगर डेप्रिसिएशन को हैंडल करें तो हम क्या कहेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है बेसिकली वो होती क्या है, वेन एवर अ कंपनी बाइज अ लॉन्ग टर्म एसेट जिसकी के पेमेंट जो है वो वन टाइम पे कर दे और उसको एडजस्ट थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड्स कर रहा हूँ, तो उसको डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली हैंडल करते हैं। से फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो है वो एक लॉन्ग टर्म एसेट को परचेज़ किया, जो कि बिल्डिंग भी हो सकती है या कोई भी ऐसा एसेट जो कि लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ होता हो, तो उसके लिए कंपनी ने जो है कैश तो पे कर दिया, लेकिन यूज़फुलनेस ऑफ द एसेट या यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट जो है वो ज़्यादा टाइम चलेगी, या से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स और 10 इयर्स तक वो कैरी होगी। तो फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी वो जो कैश पेमेंट कंपनी कर चुकी है उस एसेट के लिए, कंपनी उसके अगेंस्ट थ्रू आउट द ईयर्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करती जाती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेसिकली क्यों चार्ज कर रही होती है कंपनी, सो दैट कि कंपनी उस एसेट को रेवेन्यू रिकग्निशन के मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो हमने कहा कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसके अगेंस्ट जितना एक्सपेंस हुआ वो अकाउंटिंग हेड उसी मंथ और अ ईयर उसको बैलेंस करे। तो उस बैलेंस के लिए हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एंटर करते हैं और हम अपने अकाउंटिंग हेड्स में जो हमने एसेट यूज़ करना है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, उसका मंथली और ईयरली एक्सपेंस जो है बैलेंस करने के लिए उस रेवेन्यू के अगेंस्ट जो उसने जनरेट किया है हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते जाते हैं। अब से फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग को परचेज़ किया हुआ है और बिल्डिंग है 1 मिलियन की। अब फॉर ऑफिस पर्पस से फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की जगह हमने ख़रीदी और वो 1 मिलियन की जगह। अब जितनी भी हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं उसमें वो फैक्ट्री जो है वो यूज़ हो रही है। अब जब हमने उन प्रोडक्ट्स को सेल किया और उससे प्रॉफिट अर्न किया, तो उस प्रॉफिट को जो है बैलेंस आउट होना चाहिए उस बिल्डिंग की कॉस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि हमने जो 1 मिलियन से बिल्डिंग को परचेज़ किया है वो हमने इसी पर्पज़ के लिए किया कि हम वहाँ पे फैक्ट्री को स्टार्ट करें और वहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो वो जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उन गुड्स को सेल करके उनमें वो 1 मिलियन की जो कॉस्ट है बिल्डिंग की वो एडजस्ट होनी चाहिए। उस एडजस्टमेंट के पर्पज़ के लिए हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को यूज़ करते हैं और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थ्रू आउट द यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट हमारे एसेट को डेप्रिशिएट करता जाता है और जितना भी रेवेन्यू हम उस एसेट के थ्रू रिसीव कर रहे हैं हम उसके अगेंस्ट उसको डेप्रिसिएशन को चार्ज करते जाते हैं। अब डेप्रिसिएशन जो है वो से फॉर एग्जांपल ऑफिस इक्विपमेंट की चार्ज करनी है और वो $300 जो है वो से फॉर एग्जांपल मेलर कंपनी ने $300 से जो है डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। अब जब डेप्रिसिएशन को चार्ज किया तो हमने कहा हमने डेप्रिसिएशन हेड को बैलेंस करना है। अब डेप्रिसिएशन हेड किस तरीके से बैलेंस होगा कि हम कहेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि हम मंथली और ईयरली उसको एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस चार्ज करते जा रहे हैं, तो अमाउंट दैट्स एलोकेटेड टू एनी वन अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एक्सपेंस को कंसिडर होगी और वो एक्सपेंस जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर होगा। अब होगा क्या कि जब आपने ऑफिस इक्विपमेंट $300 उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ऑन जुलाई 31, जो प्रीवियस एग्जांपल को इससे अटैच कर लेते हैं कि जुलाई 31 में ये प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, इसी तरह जुलाई 31 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की ऑफिस इक्विपमेंट की, तो वो किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। क्या हमारे पास एसेट आ रहा है जुलाई 6 को जो हमने परचेज़ किया था 16,320 का। अब ये जो 16,320 का एसेट था इसको हमने से फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स के लिए यूज़ करना है, तो हम उसको किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिशिएट करेंगे कि अभी हमने 300 इसको डेप्रिशिएट किया ऑन जुलाई 31, तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट में 300 से जो है वो डेबिट कर दिया। रीज़न बीइंग जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा वो डेबिट होगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ इसके अगेंस्ट हम डायरेक्टली अपने एसेट अकाउंट को डिक्रीज़ नहीं करेंगे और उसको क्रेडिट नहीं करेंगे, इंस्टेड हम एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट
प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कंसिडर करते हुए हम क्रेडिट कर देंगे, और क्योंकि एसेट अकाउंट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट इंक्रीज होने पर क्रेडिट होगा, और हम उसको $300 से जो है क्रेडिट कर देंगे। अब ये जो $300 हैं, ये क्रेडिट अमाउंट इस एसेट को कैसे बैलेंस करेगी? एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ हम इस एसेट में से इस कॉन्ट्रा एसेट को माइनस कर देंगे, और जो कॉन्ट्रा एसेट माइनस होगा वो हमारे एसेट को इसकी बुक वैल्यू पर ले जाएगा। से फॉर एग्जांपल दिसंबर 31 को आप अपनी बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने लगे हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपके एसेट की कितनी वैल्यू होगी? 16,320, और आपके कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट की वैल्यू कितनी होगी? जुलाई 31 को 300 है। इसी तरह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे, और जो इसकी टोटल वैल्यू होगी उस टोटल वैल्यू को आप इधर इस अकाउंटिंग हेड में से एसेट में से माइनस कर देंगे। से फॉर एग्जांपल दिसंबर एंड पर 10,000 आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बनता है, तो उस 10,000 को जब आप 16,320 में से माइनस करोगे तो रिमेनिंग बुक वैल्यू ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट कितनी रह जाएगी? 6,320। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ मैनेज होती जाती है। तो आपने एंट्री किया, जर्नल पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट विद 300 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट विद 300। तो ये जो आपका एक्सपेंस होगा ये आपके इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा, और आपका जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जो आपके सेल्स से जनरेट हो रहा है, उसमें से उस महीने का जितना भी ऑफिस इक्विपमेंट यूज़ हुआ उस मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो वाला एक्सपेंस भी आपकी इनकम से माइनस हो जाएगा, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रू पिक्चर जो है वो एक्सपेंसेस को माइनस करके शो कराएगी, जो कि एक्रूअल अकाउंटिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मूव टू द टाइप 2। टाइप 2 क्या कहती है? दैट रिकग्नाइजिंग अनरिकॉर्डेड incurred expenses or accrued expenses. We have already discussed the prepaid expenses. Prepaid expenses में हमने कहा कि वो expenses जो हमने पहले पे कर दिए होते हैं और हम यूज़ उनको बाद में करते हैं। से फॉर एग्जांपल रेंट था जो कि हमने पहले पे किया और उसके बाद हमने उसको यूज़ किया। इसी तरह accrued expenses कौन से होते हैं? वो expenses जो हम यूज़ पहले करते हैं और उनको पे ऑफ जो है वो बाद में करते हैं। These are called the accrued expenses. अब जो एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड रिकॉर्ड नहीं किए गए, उन जो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। इन अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस में आपकी वेजेस भी आते हैं, और आपकी जो सा यूटिलिटी बिल्स आ सकते हैं, या आपके इंटरेस्ट की पेमेंट्स आ सकती हैं जो कि आपने अभी पे नहीं की हुई और उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ है। अब जिस तरह आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया था, तो आपने कहा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पहले एक्सपेंस पे कर दिया है और अभी यूज़ नहीं किया, इसलिए आप उसको एज एन एसेट डील कर रहे हो। तो अब वो एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं किए और यूज़ कर लिए हैं उनको एक्रूड एक्सपेंसेस कह रहे हैं। तो हम उनको अकाउंटिंग हेड कौन से में एंटर करेंगे? अगर हम प्रीपेड एक्सपेंस को अपना एसेट कंसिडर कर रहे हैं तो एक्रूड एक्सपेंसेस को हम अपनी लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे। हाउ दिस विल वर्क? से फॉर एग्जांपल कि आपने वेजेस पे करनी है। अब जो आपने वेजेस पे करनी है वो आपने जुलाई के मंथ की सैलरी जो नॉर्मली सैलरी प्रोसेस होती है वो नेक्स्ट मंथ की 1 और 2 को पे होती है। अब जो 1 और 2 अगस्त को आपको सैलरी पेमेंट करनी है वो आपने किस महीने की करनी है? जुलाई की करनी है। तो 31 जुलाई को जब आप अपने अकाउंटिंग हेड्स को बैलेंस कर रहे होगे तो आपने उन रेवेन्यू को मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बैलेंस करते हुए एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना है, और वो एक्सपेंसेस अभी आपने पे नहीं किए। जब आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो पे नहीं की लेकिन आपने यूज़ कर ली हुई है तो वो आपकी लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन में कंसिडर होती है। तो वो सैलरीज जो आपने जुलाई की आपके वर्कर्स ने काम तो कर लिया लेकिन आपने उनको सैलरीज नहीं दी, तो वो आपकी लाइबिलिटी बन गई। अब वो लाइबिलिटी
एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं वो एज एन लाइबिलिटी एडजस्ट होंगे, और उसके अगेंस्ट आप अपने अकाउंटिंग हेड्स को किस तरीके से एडजस्ट करोगे वो आपकी टाइप 2 एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो नरेट करती है। अब टाइप 2 जो है वो जो ऑलरेडी हमने पिक्चर डिस्कस की है, टाइप 2 जो है उसके राइट क्वाड्रेंट में फॉल करती है। राइट क्वाड्रेंट जो है वो हमने ऑलरेडी जब पिक्चर डिस्कस की थी तो हमने कहा कि जो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनमें से जो राइट साइड वाला क्वाड्रेंट है, दिस वन डिस्कस द लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट साइड एंड पैरेलल एक्सपेंस ऑन द इनकम साइड। अब हमने ये कहा कि हमारा एक्रूड एक्सपेंस है। अब एक्रूड एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया, अगर हमने वो पे नहीं किया तो वो हमारी ऑब्लिगेशन है। अब ऑब्लिगेशन है तो वो लाइबिलिटी साइड पे आएगी, और पैरेलल एक्सपेंस में क्यों आ रही है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है और वो हमने पे अभी करना है। तो हम अपने इस वाले क्वाड्रेंट को यूज़ करते हुए लाइबिलिटी और एक्सपेंस को हैंडल करेंगे और अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। नाउ कंसिडर एन एग्जांपल सो दैट कि हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस या टाइप 2 जो है किस तरीके से वर्क करती है। By the end of business on July 31st, Miller's assistant will have worked 3 days, Monday, Tuesday and Wednesday. Beyond the last pay period, the employee has earned the wages for those days but will not be paid until the first pay day in August. It means कि उसने 3 दिन काम किया जुलाई के, और उसको पेमेंट कब मिलेगी, 1 अगस्त को, या जब भी अगस्त की डेट में सैलरीज जो है वो पे ऑफ होंगी उस टाइम पे उसको वो पेमेंट कर दी जाएगी। अब द वेजेस ऑफ दीज 3 days आर राइटफुली एन एक्सपेंस फॉर जुलाई एंड द लाइबिलिटीज शुड रिफ्लेक्ट दैट कंपनी ओज द असिस्टेंट फॉर दोज डेज बिकॉज द असिस्टेंट्स वेज रेट इज $2400 एवरी 2 weeks। अगर 2 हफ्तों का $2400 उसका वेज रेट है तो 2 हफ्तों में वर्किंग डेज कितने बनते हैं, 10 वर्किंग डेज होते हैं। तो 2400 विल बी डिवाइडेड बाय 10, तो आपका $240 जो है वो पर डे उसका वेज रेट डिसाइड हो गया। अब इस वेज रेट के अकॉर्डिंगली 3 days जो हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे की आपने लाइबिलिटी जनरेट करनी है। तो सिंपली इस $240 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास $720 की एक्सपेंसेस जो हैं वो जनरेट हो गए। अब हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, वी सेड दैट कि हमारे 720 के अनरिकॉर्डेड वेजेस हैं जिनको हमने ऑन 31 जुलाई एडजस्ट करना है। अभी हम उसमें कैश नहीं पे कर रहे हैं, तो हमने किस तरीके से एडजस्टमेंट की कि हमने कहा लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई, वेजेस पेएबल। अब जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं दे आर ऑलवेज क्रेडिटेड, और जुलाई 31 को हमने $720 से अपने लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्रेडिट कर दी। पैरेलल टू दैट लाइबिलिटीज़ हमने वेज एक्सपेंस को डेबिट किया। अब हमने वेज एक्सपेंस को डेबिट किया और हमने 720 से अपनी जो है वो वेज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब इस वेज एक्सपेंस को जर्नल एंट्री में किस तरीके से एडजस्ट किया, डेट ऑन जुलाई 31 वेजेस एक्सपेंस डेबिटेड 720 एंड वेजेस पेएबल क्रेडिटेड विद 720। अब जब हम अगस्त, लेट्स से 2 अगस्त को हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को जो वेजेस पेएबल के हेड में फॉल कर रही हैं, क्रेडिट हो रही थी $720 से, हम इनको डेबिट कर देंगे, अपनी लाइबिलिटीज़ को डिक्रीज़ कर देंगे, वो डेबिट हो जाएंगी, और उसके पैरेलल हम अपना कैश जो है वो क्रेडिट कर देंगे और उसको पेमेंट कर देंगे। अब क्या हुआ, जब हमने एडजस्टमेंट की इन अकाउंटिंग हेड के ऑन 31 जुलाई, तो हमने कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं किया था। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमने जब एडजस्टमेंट करनी होती है तो हमने कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं करते, तो हमारी लाइबिलिटीज़ अगेंस्ट आवर एक्सपेंसेस एडजस्ट हो रही हैं, और हमने अपनी जो 720 वेजेस थी वो कैश की फॉर्म में पे नहीं की, लेकिन हमने अपने रेवेन्यूज़ में से एक्सक्लूड कर दी। अब हुआ क्या, जब जुलाई 31 को जो आपके रेवेन्यूज़ जनरेट हुए थे उनमें से वेजेस एक्सपेंस आपके रेवेन्यूज़ में से माइनस हो गई, और आपके रेवेन्यू या आपके प्रॉफिट ने जो है वो ट्रू पिक्चर शो करवाई कि आपका रेवेन्यू इतना हुआ, क्योंकि आपने उतना एक्सपेंस उसमें से सेटल डाउन कर लिया। और जब आपने उसको पे किया तो अपने लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट किया और उसकी कैश पेमेंट कर दी।
वेयर एज अगर आप कैश अकाउंटिंग को डिस्कस करते तो आप क्या कहते कि आपने वेजेस एक्सपेंस डेबिट की और पैरेलल टू दैट वेजेस एक्सपेंस आपने कैश को क्रेडिट करना था 720 से, अगर आप कैश में पेमेंट करते। अब जबकि हमने कैश में पेमेंट नहीं की थी तो एक्रूअल अकाउंटिंग बेसिस पे हमने लाइबिलिटीज़ को उसके अगेंस्ट जनरेट कर लिया।